हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए जनरल साइंस। जनरल साइंस किसके लिए? तो बिहार एसएससी और जो अभी सामने एग्ज़ाम है बीपीएससी प्री फेज 2। ठीक है। काफ़ी साथी का ये प्रॉब्लम था कि हाँ साइंस लेकर के आइए, साइंस लेकर के आइए, जनरल साइंस, है ना। तो देखते हुए हमने जनरल साइंस को लेकर के आया है क्लास, और ये उम्मीद है कि आज अगर क्लास कर लेंगे तो बिहार एसएससी में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो जो एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन हम उसको लेकर के आए हैं, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और उसमें जो भी चीज़ें होगी हम उसको बात करेंगे। तो हम लोग लेकर के आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास बाबू, जो बिहार एसएससी में पूछा है, क्या पूछा है बाबू? पूछा है पहला क्वेश्चन साथियों, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, जो गैस मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस जनरली हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को। क्या कहते हैं बाबू? प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा कहाँ जाएगा बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस का यूज क्या है, तो याद रखिएगा प्रोड्यूसर गैस का यूज जो है बाबू, ये आपका शीशा के उद्योग में, ठीक है बाबू, शीशा उद्योग में किया जाता है, आई बात समझ में। और आयरन वाला भी, लोहे का भी उद्योग में किया जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है बाबू? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के एक तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है, तो आप बताओगे बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। कैसा गैस है बाबू? जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ये क्या करता है बाबू? अगर मान लीजिए कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में जब आएंगे तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक बीमारी उत्पन्न होगा। वो क्या? सांस लेने में दिक्कत होगी। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बाबू, वो प्रभावित करता है आपको फेफड़ा को। किसको बाबू? फेफड़ा को। ठीक है बाबू। चलिए, नाइट्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस की क्या यूज है? तो ये नाइट्रोजन गैस जो है बाबू एक रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन है। इसका जो प्रयोग किया जाता है बाबू, आपने पढ़ा होगा, जो आलू का चिप्स वगैरह होता है बाबू, चिप्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आलू के चिप्स पकौड़ा में कौन सा गैस प्रयोग किए जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका यूज नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन का इस्तेमाल, जो आप टायर वगैरह जानते हैं, टायर में भी फिल किया जाता है इसको। ठीक है बाबू, टायर में भी फिल किया जाता है। अब यहीं पे प्रोड्यूसर गैस तो आप जान लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सर होता है। यहीं से आपसे अगर पूछा जाए कि वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस क्या होता है, ठीक है बाबू, वाटर, इसको हम लोग दूसरा नाम जानते हैं बाबू, सिंथेसिस ऑफ गैस। किस नाम से जानते हैं बाबू? सिंथेसिस ऑफ गैस, यानी गैस का निर्माण, गैस का निर्माण के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सर होता है, यह याद रखिएगा। यानी वाटर गैस किसका मिश्रण बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम पढ़ लिया। हाइड्रोजन गैस का एक प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं बाबू। हाइड्रोजन गैस जो होता है बाबू, इसको हम लोग फ्यूचर का फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्यूचर ईंधन है। ये क्या है बाबू? फ्यूचर का ईंधन है कार्बन मोनोऑक्साइड। आई बात समझ में बाबू? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि प्रोड्यूसर गैस समझ में आया होगा। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। आई बात समझ में? चलिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? देखिए, हाइपो का मतलब होता है बाबू कम। हाइपो का मतलब बाबू कम। कैलमिया का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है बाबू? पोटेशियम। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होगी? तो अब समझ में आ गया, यानी कमी किसकी कमी होगी बाबू? पोटेशियम की कमी होगी। तो आंसर क्या जाना चाहिए आपको? ये बी नंबर आपका आंसर जाएगा। चलिए, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि पोटेशियम करता क्या है। तो ये याद रखिएगा बाबू, पोटेशियम जो होता है हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। क्या करता है बाबू? ताप को नियंत्रण। अब बोलिएगा कि एक ग्रंथि भी हमारे पास, कौन सी ग्रंथि है बाबू? हमारे पास एक
यस यस यस, ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा, है ना। चलिए देखिएगा, पोटेशियम जो होता है बाबू ताप नियंत्रण करता है, और हमारे पास एक ग्रंथि भी है, क्या है बाबू, ग्रंथि भी है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं बाबू, हाइपोथैलेमस। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, इसको याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जो टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। आई बात समझ में। चलिए, थायमीन जो है बाबू, ये थायमीन जो है B1, विटामिन B1 का दूसरा नाम है। क्या है बाबू, थायमीन जो है विटामिन B1 का दूसरा नाम है। इसकी कमी से जो एक रोग उत्पन्न होती है उसका नाम है बेरी। क्या नाम बाबू, बेरी। अब बताओ बाबू, अगर बेरी हो जाएगा किसी को तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले मांसपेशियां में वीकनेस आएगी। क्या आएगी बाबू, मांसपेशियां में वीकनेस आएगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, कमजोरी वो महसूस करेगा। आई बात समझ में। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या बाबू, थायमीन है। ठीक है बाबू। चलिए, सोडियम, ये सोडियम बाबू, सोडियम जो है, सोडियम की भी अगर कमी हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर तो कोमा में भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है बाबू, कोमा के अंदर भी जा सकता है। क्योंकि सोडियम जो है बाबू, ये हमारे मस्तिष्क को नियंत्रण, जो मैसेज होता है ना बाबू, मैसेज जो मसल्स यानी मांसपेशिया से में जो मैसेज, अगर कोई कांटा चुभे, कोई इंजर्ड होता है पार्ट, ये ब्रेन को जो इंडिकेट जाता है बाबू, वो लेके जाने वाला कौन है बाबू, वो सोडियम ही है। अगर मान लो सोडियम की कमी हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए तो ये संचार हमारे ब्रेन तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। जिसके कारण क्या होगा बाबू, मानव जो होगा वो क्या करेगा, वो कुछ उसको मैसेज नहीं मिल पाएगा, वो तनाव महसूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की कमी से, जिसमें सोडियम की कमी होगा उसमें तनाव भी होगा, ब्रेन हमेशा दर्द करेगा, दिमाग हमेशा क्या करेगा बाबू, दर्द करेगा। आई बात समझ में। सोडियम अगर मान लो कि अब सॉल्टी वाला चीज़ लेंगे, इसको खाना मेंटेन हो जाएगा, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम क्या खाएंगे कि सोडियम हमारा मेंटेन हो जाए। बस इतना याद रखिए, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से बाबू, तो पोटेशियम की कमी से। थायमीन क्या है, तो थायमीन जो है बाबू विटामिन B1 के दूसरा नाम है। आई बात समझ। अब आप बात करते हैं हम लोग ऑप्शन डी में जो है कोबालामीन। क्या बाबू, ये कोबालामीन जो है विटामिन B12 का दूसरा नाम है। क्या है बाबू, विटामिन B12 का दूसरा नाम है। इसका जो रोल होता है, इसका जो कंसेप्ट होता है विटामिन B12 का बाबू, ये होमोग्लोबिन के रूप में आता है। क्या आता है बाबू, हेमोग्लोबिन बनाने में काम करता है। तो अब बताइए मुझे, जिस व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसकी इफिशियंसी होगी हीमोग्लोबिन की। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, इसका मतलब उसमें रक्त की कमी होगी। रक्त की कमी होगी तो बताइए वो कमजोरी फील करेगा। यानी ऑलमोस्ट बीमारी का हर एक कंडीशन होता है उसका कमजोरी ही, लेकिन कमजोरी सबके कमी से आ रही है। कोबालामीन के कमी से अगर आ जाएगा तो इसमें एक बीमारी आएगा, उसका नाम आ रहेगा एनीमिया। क्या नाम पड़ेगा बाबू, यानी अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है बाबू, तो क्या बताएंगे बाबू, कोबालामीन। क्या बताएंगे बाबू, कोबालामीन। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाती है बाबू, तो विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया हो जाती है। एनीमिया कहने का मतलब जिसमें ब्लड की कमी आ जाए, जिसमें ब्लड की कमी आए उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एनीमिया कहते हैं। आए बात समझ में बाबू। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका पेनिसिलियम उदाहरण है। पेनिसिलियम क्या बाबू, उदाहरण है। पेनिसिलियम किसका बाबू, उदाहरण है। ठीक है बाबू, पेनिसिलियम क्या है बाबू, उदाहरण है। अब देखिए, पेनिसिलियम जानेंगे सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया किसका प्रयोग करके बाबू, कवक का प्रयोग करके। यानी पेनिसिलियम क्या बाबू, ये एंटीबायोटिक है। कैसा एंटीबायोटिक बाबू, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है बाबू, पेनिसिलियम है। ये एंटीबायोटिक ये सबसे पहले बनाया कौन है, तो आपके पास फ्लेमिंग अलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट है, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर। आई बात समझ में। अगर आपसे पूछा कि पहला एंटीबायोटिक बना कब बाबू, 1927 में। कब बना बाबू, 1927 में। किसने बनाया, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने बनाया। किसका प्रयोग करके बनाया बाबू, कवक का। अब बात करें तो अब पूछा जा रहा है आपसे बात कि पेनिसिलियम है क्या, तो आंसर आ गया कि पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलियम क्या बाबू, एक कवक है। अब बात करते हैं हम लोग कवक की। कवक क्या होता बाबू, चलो ये जो होता बाबू, ये एक कोशिकीय है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर जो होता है पाया जाता है। आए बात समझ में। कवक का 3 पार्ट्स होता है। क्या होता बाबू, कवक का 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन, ईस्ट, मशरूम और मॉल्ट्स। ठीक बाबू, ईस्ट, मशरूम और मॉल्ट्स।
अब यहाँ बात करेंगे ईस्ट। ईस्ट क्या करता बाबू? तो ईस्ट जो है फर्मेंटेशन का काम करता, मतलब ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने का काम करता है। ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने का काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ईस्ट का यूज, दूसरा यूज आपने देखा होगा, जो रोटी सॉफ्ट बनाते हैं तो एक खमीर, यानी इसका हिंदी में खमीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? खमीर। तो ईस्ट का प्रयोग जो होता है बाबू कहाँ कहाँ किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग एक रोटी को सॉफ्ट करने के रूप में किया जाता है। दूसरा ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है बाबू? बोलिए। दूसरा ईस्ट का प्रयोग जो होता है बाबू फर्मेंटेशन के रूप में, यानी ग्लूकोज से जो है बाबू, ग्लूकोज से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। यानी ग्लूकोज से अल्कोहल का बनना क्या कहलाएगा बाबू? फर्मेंटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? फर्मेंटेशन कहलाएगा। चलिए, मशरूम जो है बाबू हेटेरोट्रॉपिक, ये भी, इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मोल्ड्स क्या होता है बाबू? आपने देखा होगा जब मॉइस्चर कंडीशन, यानी बरसात के समय में आप देखे होंगे, अगर ब्रेड को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो मॉइस्चर, एयर और नमी के कारण उसमें फफूंदी टाइप का आ जाता है। उसी को हम लोग मोल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब आपसे पूछा जाए कवक क्या है, तो कवक जो है बाबू ना ही प्लांट्स है ना ही एनिमल्स है। नाइदर प्लांट्स नाइदर एनिमल्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? इसी में पार्ट्स हमारे पास आ जाता है मशरूम। अगर मशरूम पूछे कि हाई यील्डिंग प्रोटीन कौन है बाबू, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है बाबू? मशरूम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू? मशरूम में पाया जाता है। फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज किया जाता है बाबू? यानी ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने में किसका बाबू? ईस्ट का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, शैवाल को जानते हैं बाबू? अलगी। अलगी जो है बाबू एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एक कोशिकीय क्या बाबू? सूक्ष्म जीव है। क्या है बाबू? सूक्ष्म जीव है। आई बात समझ में? अलगी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। अलगी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक बाबू? फंगी के पास क्लोरोफिल। तो अब पता चला मुझे कि अलगी के पास क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसका मतलब ये भोजन अपना बनाएगा। तो इस जो अपना भोजन बनाता उसी को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। जो अपना भोजन नहीं बनाता उसको हम लोग कहते हैं बाबू हेटेरोट्रॉप, यानी दूसरे पर निर्भर रहेगा। क्या रहेगा बाबू? विषम पोषी, जिसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बाबू? विषम पोषी। यानी जो खुद से भोजन बनाएगा स्वपोषी। अलगी खुद से भोजन कौन बनाएगा? खुद से भोजन वही बनाएगा जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा। आई बात समझे? क्योंकि क्लोरोफिल के ही पास वो क्षमता होती है कि सन, यानी सूरज की प्रकाश को ग्रहण कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। आई बात समझ में? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या बात है कि क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जो, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम। क्या कहते हैं बाबू? मैग्नीशियम। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो आप बता दीजिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, यानी अलगी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या करेगा बाबू? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा बाबू? प्रकाश संश्लेषण करने के कारण क्या करेगा? ये अपना भोजन खुद से बनाएगा। आई बात समझ में बाबू? कवक के पास क्या क्लोरोफिल है? नहीं है, जिसके कारण ये भोजन अपना नहीं बनाएगा। आई बात समझ में? चलिए, सवाल कर लिए हम लोग लाइकेन। लाइकेन जो है बाबू एक समझौता है, रिलेशन है, जिसको सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न हम तुम्हारे बगैर न तुम हमारे बगैर। दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक, सहजीवी। आई बात समझ में? न हम तुम्हारे बगैर जी सकते हैं न तुम हमारे बगैर जी सकते हो। वजह क्या है कि फंगी के पास, यानी कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है, जिसके कारण वो भोजन नहीं बनाएगा। अलगी के पास क्लोरोफिल है, वो अपना भोजन बनाएगा। अब बताओ, तो अब भोजन जब क्लोरोफिल क्या कहते हैं फंगी बनाएगा ही नहीं तो खाएगा क्या? तो ये दोस्ती करता है। किससे दोस्ती करता है बाबू? अलगी से। क्या कहता है कि अब तुम भोजन बनाते हो मुझे। अलगी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं बाबू? शैवाल और कवक का जो रिलेशन है, शैवाल और कवक का रिलेशन जो है, उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अब क्या करता है कि शैवाल तो अपना भोजन बनाता है, तो शैवाल में जो भोजन रिजर्व रहता है, कंजर्व रहता है, उसको कहते हैं हम लोग स्टार्च। क्या कहते हैं बाबू? स्टार्च। कलम का कलर चेंज करता हूं। चले, इसमें जो स्टोर फूड है उसको कहते हैं हम लोग स्टार्च। क्या कहते हैं बाबू? स्टार्च कहते हैं। कवक में जो स्टोर फूड है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं बाबू? इंपॉर्टेंट बात। चलिए, आखिर क्या करता है? तो शैवाल जो है अपना शैवाल भोजन बनाता है, किसको देता है? रिजर्व कवक को देता है। इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं बाबू? यानी देखिए, शैवाल कहाँ रहेगा? जहां पे प्रकाश होगा वहां शैवाल आपको देखने को मिल जाएगा। बट कवक कहाँ रहेगा बाबू? तो इसको प्रकाश से मतलब नहीं है।
अगर ज़्यादा प्रकाश की टेंडेंसी में रहेगा शैवाल, तो जो भोजन बनाकर रिजर्व रखा है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसलिए वो भोजन बनाकर किसको दे देता है, कवक को दे देता है। आई बात समझ में। इसका मतलब पूछा जाए कि लाइकेन का उजाला में रहने वाला कौन सा पार्ट है, लाइकेन का वह पार्ट कौन है जो उजाला में रहता है, प्रकाश के संपर्क में रहता है, तो शैवाल रहता है। जो अंधेरा में रहता है वो कौन रहता है बाबू, कवक रहता है। कौन रहता है बाबू, कवक रहता है। आई बात समझ में। शैवाल में जो फूड स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्टार्च कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मंद। क्या कहते हैं बाबू, मंद कहते हैं। आई बात समझ में। और कवक में जो फूड स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी लाइकेन एक रिलेशन है किसके किसके बीच, अलगी और फंगी, यानी शैवाल और कवक के बीच में है। आई बात समझ में। जो अलगी भोजन बनाता है किसको देता है, फंगी को देता है। ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं लाइपेज की। किसकी बात करेंगे बाबू, लाइपेज की। तो अब जाने हम लोग लाइपेज क्या है। देखिए हमारा बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया। आई बात समझे, पाचन तंत्र। ये लाइपेज जो है ना बाबू, ये लाइपेज रिलीज करने वाला हमारा जो शरीर का जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है बाबू, कौन सा ऑर्गन है बाबू लाइपेज। देखिए आपने पढ़ा होगा पैंक्रियाज, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं बाबू, ये पैंक्रियाज जो है अग्नाशय, ये 6 एंजाइम सिक्रीट करता है। कितने एंजाइम बाबू, 6 एंजाइम सिक्रीट करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कितना हमारे पास, 3 एंजाइम इंपॉर्टेंट्स है। कौन कौन एंजाइम इंपॉर्टेंस है बाबू, तो पहला का नाम है एमाइलेज। क्या नाम बाबू, एमाइलेज। ठीक है, यानी पैंक्रियाज सिक्रीट किया पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अग्नाशय। अग्नाशय रिलीज किया पैंक्रियाटिक जूस, यानी अग्नाशय जूस। क्या बाबू, अग्नाशय जूस। अग्नाशय जूस में कितना एंजाइम्स बाबू, तो अग्नाशय जूस में 6 एंजाइम, जिसमें इंपॉर्टेंट कितने बाबू, 3 इंपॉर्टेंट। कौन कौन, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक बाबू, लाइपेज। अब देखो हम बात करते हैं और है पेप्सिन। क्या बाबू, पेप्सिन। ठीक है, या इसको अब ट्रिप्सिन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, घबराना नहीं है, ट्रिप्सिन भी लिखा रहता है। चलिए करता क्या है बाबू, देखिए लाइपेज जो है ना बाबू, जो हम वसा वाला चीज लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, वसा, फैटी चीज को लेते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है बाबू, जो हम खाते हैं फैट, क्या कहते हैं बाबू, फैट खाते हैं, वसा। ठीक बाबू, वसा खाते हैं, इसका तोड़ता कौन है, तो तोड़ने वाला हमारे पास जो है बाबू लाइपेज है। क्या है बाबू, लाइपेज का कौन रिलीज किया बाबू, यानी लाइपेज को स्रावित करने वाला कौन सा ग्रंथि है बाबू, तो पैंक्रियाज ग्रंथि है। क्या बाबू, पैंक्रियाज ग्रंथि है। आए बात समझ में। यानी 6 एंजाइम सिक्रीट करता। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय कुल कितने एंजाइम को सिक्रीट करता है, यानी स्रावित करता है, तो आप बता दीजिएगा 6, जिसमें से मुख्य कितने, तो 3। कौन कौन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन या पेप्सिन। हम सबका तीनों का रोल आपको बता दे रहे हैं। ठीक है बाबू। चलिए लाइपेज क्या करता है, यानी वसा को तोड़ता है, फैटी एसिड यानी अम्लीय वसा प्लस ग्लिसरॉल। किसमें बाबू, अगर आपसे पूछे ग्लिसरॉल। ठीक बाबू, कोई दिक्कत, यानी फैट से यानी वसा टूटा किसमें बाबू, फैट वसीय अम्ल में, और ग्लाइसरॉल में कौन तोड़ा, लाइपेज तोड़ा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका बाबू, एमाइलेज की। किसकी बात करते हैं बाबू, एमाइलेज एंजाइम्स है। एमाइलेज एंजाइम्स है जो अटैक करता है स्टार्च पे। किस पे अटैक करता है बाबू, तो स्टार्च को माल्टोज में बनाता है। क्या करता है बाबू, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में बनाता है। किसमें बाबू, चलिए अगर आपसे पूछा यानी एमाइलेज क्या करता है बाबू, ये अटैक करता है किस पे, स्टार्च पे, मंद पे। किस पे बाबू, स्टार्च को हिंदी में मंद कहते हैं। माल्टोज, स्टार्च पे अटैक करके एमाइलेज बनाया क्या बाबू, माल्टोज। क्या बनाया बाबू, माल्टोज बनाया। आई बात समझ में। चलिए कोई दिक्कत बाबू। चलिए यानी लाइपेज जो है परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है किस में, तो लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका आंसर है, एमएलसी वसाओं को ग्लिसरॉल में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज लिखा गया, स्टार्च को घुलनशील में, ये तो होगा नहीं, सुक्रोज भी होगा नहीं, ये तो एमएलसी वसा, ये वसा है, इसी को ग्लिसरीन दिया, और फैटी एसिड भी देना चाहिए। तो आंसर आपका जो सुटेबल है कौन है,
ऑप्शन ए है, यानी लाइपेज का रोल समझ में आ गया बाबू। चलिए, पेप्सिन या ट्रिप्सिन क्या करता है? ये अटैक करता है प्रोटीन पे। किस पे अटैक करता है बाबू? प्रोटीन पे। यानी प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम कौन? ट्रिप्सिन। किस में कन्वर्ट करता है बाबू? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में? पेप्टाइड्स या बोलिए पेप्टोन्स में। याद रहेगा बाबू, ये दोनों कौन रिलीज किया, यानी स्रावित कौन किया? अग्नाशय ग्रंथि। कितना एंजाइम्स? 6 एंजाइम, जिसमें मुख्य कितने? 3। कौन कौन? एमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन या ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है बाबू? ये फैट पे अटैक करता है, वसा ये सॉरी स्टार्च पे अटैक करता है। एमाइलेज स्टार्च पे अटैक करके क्या बनाता है बाबू? माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है बाबू? माल्टोज बनाता है। लाइपेज क्या करता है बाबू? ये वसा फैट पे अटैक करके क्या बनाता है बाबू? अम्लीय, वसा अम्लीय और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। आई बात समझ में बाबू? कोई दिक्कत? ट्रिप्सिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन क्या करता है बाबू? ये प्रोटीन पे अटैक करता है। क्या करता है बाबू? प्रोटीन पे अटैक करता है और प्रोटीन से क्या बना लेता है बाबू? अटैक करके पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स बनाता है। देखिए पकड़ने का तरीका, प्रोटीन कौन होगा? नाम के अंदर में अगर उच्चारण न हो जाए, क्या हो जाए बाबू? उच्चारण न हो जाए अंतिम में, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं बाबू? प्रोटीन। पकड़ने का तरीका, अगर आपसे पूछ दिया जाए पेनिसिलिन क्या है? प्रोटीन है। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन है। आई बात समझ में? पकड़ने का तरीका है, बिल्कुल रटना नहीं है। एक एक क्वेश्चन आप चुरा ले जाओगे एग्जाम में, ठीक है बाबू? बस हमसे अगर जुड़े रहोगे तो बहुत अच्छा साइंस हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है बाबू, चलिए अब समझ में आ गया बाबू। तो अब एक पॉइंट और यहां पे इंपॉर्टेंट लिख लोगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। भी आई, ठीक है बाबू? यानी सभी एंजाइम्स प्रोटीन है बट सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ बाबू? चलिए, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए बाबू, ठीक है। अब इसी में बात कर लेते हैं, सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज क्या होता है? आपने सुना होगा बाबू सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज। आखिर ये क्या है? तो यहां जब चर्चा ही कर लेते। देखिए सुक्रोज जो है बाबू, ये डाइसैकेराइड है। क्या बाबू? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कहते हैं किसको? वैसा चीज दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। यानी सुक्रोज जब टूटेगा ना बाबू, तो ये देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या देगा? अब बताओ क्या को चीज दिया? 2 को, इसलिए सुक्रोज को क्या बोला जाएगा? डाइसैकेराइड। याद रहेगा? चलो अब यहां पे देखो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सिंगल है। क्या है बाबू? सिंगल है। तो सिंगल को हम लोग अकेले है, अकेले को कहते हैं हम लोग मोनो और ये ग्लूकोज का फॉर्मेट है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेट है, इसीलिए इसमें हम लोग लगाएंगे सैकराइड। क्या लगाएंगे बाबू? सैकराइड। यानी ग्लूकोज जो है हमारा बाबू एकल सैकराइड है, सुक्रोज जो है हमारा द्विसैकराइड है, फ्रुक्टोज क्या है बाबू? अब आपसे पूछा जाए सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सबसे मीठा कौन? तो ग्लूकोज सबसे कम मीठा। ग्लूकोज सबसे कम मीठा। फल जो मीठा होता है किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण बाबू? फ्रुक्टोज के कारण। चलिए यहां समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत? चलिए प्रोटीन समझ में आ गया। अब यहां पे एक प्रोटीन को हम बता देते बाबू। 2 इंपॉर्टेंट बात, 3 इंपॉर्टेंट हम बात यहां कह लीजिए, क्योंकि जब पढ़ाई जाए तो उसका अंत नहीं है, समझ गए समझाने का। देखिए बाबू, अगर हम बात करेंगे, क्या करेंगे बाबू? चलिए सब मिट गया है, फिर से देख लीजिए। बात करेंगे प्रोटीन की। आपने खाया वसा, आपने खाया प्रोटीन, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बाबू? ये सब भोजन है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं ईंधन, ईंधन के रूप में जाना जाता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को ईंधन के रूप में जाना, यानी शीघ्र आपको ऊर्जा चाहिए, क्या लेना होगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। इसका फॉर्मूला होता है CH2O। क्या मतलब बाबू? यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ, इसका मतलब 1:2:1 के रेशियो में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बाबू? चलिए प्रोटीन की बात अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग प्रोटीन क्यों लेते हैं? क्या प्रोटीन ऊर्जा देती है? नहीं, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देती है। इसका प्रोटीन हम लोग इसलिए लेते हैं, ये शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए जाना जाता है। यानी प्रोटीन जो है हमको ऊर्जा के लिए हम नहीं लेते हैं। अगर आप प्रोटीन जितना चाहे खा सकते हैं, जितना चाहे, वो आपको हेल्दी नहीं बनाएगा, ठीक है? मोटापा नहीं लाएगा। आई बात समझ में? प्रोटीन, तो आखिर प्रोटीन हम लोग क्यों लेते हैं? प्रोटीन जो लेते हैं हम शरीर को बिल्डअप करने के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए। आई बात समझ बाबू? चलिए अब यहां बात करेंगे तो प्रोटीन जो होता है बाबू, ये एमिनो एसिड से यानी एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है बाबू? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है, राइट? कितना एमिनो एसिड?
20 एमिनो एसिड VVI। कोई पूछे कि प्रोटीन कितना एमिनो एसिड से मिलकर के बाबू, तो 20 एमिनो एसिड। इसमें से क्या 20 यानी 20 के 20 हमारे लिए यूजफुल है? नहीं। इसमें से हमारे लिए सिर्फ यूजफुल है 19, 11 क्या बाबू? अनयूजफुल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो बना होता है बाबू एमिनो एसिड का बना होता है, यानी एमिनो अम्ल का बना होता है। उसमें कितने एमिनो एसिड बाबू? 20। जिसमें कितने हमारे लिए यूजफुल है बाबू? 9 है। अनयूजफुल कितना बाबू? 11। ये VVI क्वेश्चन है। आए बात समझ में? अब वसा क्या है बाबू? तो वसा जो है बाबू, ये जो कहा जाता है, ये रिजर्व यानी बैंक, ये ऊर्जा का क्या कहते हैं? बैंक है। ऊर्जा का क्या बाबू? जब आप लॉन्ग लास्टिंग कुछ नहीं खाएंगे तो हमारे लीवर में क्या बाबू? लीवर में ऊर्जा जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जो कहाँ होता है बाबू? जिसको लीवर को आप हिंदी में यकृत कहोगे। क्या कहोगे बाबू? यकृत कहते हो, ठीक है। वही होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब आप लॉन्ग लास्टिंग कुछ नहीं खा रहे हो तो आप शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो कौन देगा? तो वही धीरे धीरे टूट करके आपको देना शुरू करेगा। आई बात समझ में? तो यानी इसको कहा जाता है ईंधन का बैंक। ईंधन का बैंक कौन बाबू? वसा, ठीक है। ऊर्जा का ईंधन कौन? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या बाबू? ये बॉडी बिल्डिंग। क्या है बाबू? बॉडी बिल्डिंग। समझ में आई बात? चलिए आगे बात कर लेते हम लोग। यानी सारे ऑप्शन के हम लोग बात कर लिए। तो लाइपेज प्रवर्तित करता है किसको बाबू? लाइपेज प्रवर्तित करता है वसा को, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक बाबू, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? ठीक है बाबू, सुचालक अच्छा कंडक्टर। एक ऑप्शन नीचे है आपका जो डी, हम लिख देते हैं यहां पे तांबा। ठीक बाबू, चलिए। विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक होने के लिए प्रतिरोध कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? और प्रतिरोध जो कम होता है वो चांदी में होता है। किस में होता है बाबू? चांदी में। इसलिए आंसर यहां आ गया होगा आपका कि विद्युत का कौन सा सबसे बेहतर सुचालक बाबू? चांदी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बाबू प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध के इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बाबू? रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कम होता है। आए बात समझ बाबू? कोई दिक्कत? चलिए, ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया था बाबू? वो पेंसिल वगैरह बनाने में या इलेक्ट्रोड को बनाने में। किस में बनाने बाबू? इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड कहते हैं किसको? इलेक्ट्रोड वह रड जिससे विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन जो है आए भी आसानी से और जाए भी आसानी से, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। आई बात समझ में बाबू? तो यानी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है बाबू, पेंसिल में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोड में भी, जिससे बैटरी वगैरह के जो टर्मिनल देखते हैं आप, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बाबू? आपके घर में बैटरी होगा, उसको देख लीजिएगा, जहां आप वायर को कनेक्ट करते हैं उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड कोई पूछे तो बस सीधा साधारण शब्दों में बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रोड वह रड जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो? आसानी से आए भी और आसानी से जाए भी, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। आए बात समझ में? ग्रेफाइट का एक और यूज है, न्यूक्लियर अभिक्रिया में जो मॉडरेटर होता है, यानी ये क्या होता है ना, ग्रेफाइट बहुत चिकना होता है, इसलिए रिएक्टर को फास्ट कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में भी लिख सकते हैं। आई बात समझ बाबू? मॉडरेटर के रूप में। कोई दिक्कत? चलिए, आई बात समझ में? लोहा एक खनिज है, जब कहाँ पाया जाता बाबू? हेमोग्लोबिन में। कहाँ पाया जाता बाबू? हेमोग्लोबिन में पाया जाता। आई बात समझ में? तांबा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते बाबू। तांबा एक तत्व है जो रोल शरीर में तो नहीं लेकिन इंडस्ट्रीज लेवल में ज्यादा है। कॉपर जो है, तांबा भी गुड कंडक्टर है, ठीक है बाबू, लेकिन रेजिस्टेंस के मामले में चांदी में कम रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जिसके कारण गुड कंडक्टर क्या बन जाता है? चांदी। दोनों में बात किया जाए तो अगर पूछा जाए यानी 1 ग्राम में सबसे ज्यादा यानी लंबी तार किस में खींचा जा सकता है? चांदी में, तांबा में या सोना में? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे ज्यादा तन्यता जो होता है बाबू वो सोना का होता है, क्योंकि 1 ग्राम में 1 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब आ जाइए सड़क के क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू क्या करा? सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक बाबू, परावर्तित। देखिए, परावर्तित कहने मतलब साइड मिरर। जो आप बाइक चलाते हैं, देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है। आए बात समझ में? जो वो मिरर जो लगा होता है, वो मिरर लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स। क्या कहते हैं बाबू? कन्वेक्स मिरर। हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा क्यों? तो उत्तल दर्पण में एक खासियत ये है कि हमेशा जो है बाबू सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और इरेक्ट
और वर्चुअल, सीधा और काल्पनिक। दूसरी बात कि वस्तु कहीं भी रखी जाए, वस्तु कहीं भी रखी जाए, जब भी बनेगा प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा। ठीक बाबू, इसको फोकस, ये पोल, जो मिरर के बीट पॉइंट होता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, वस्तु को कहीं रखा जाए, वस्तु को उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है बाबू, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए बाबू, समतल दर्पण, समतल दर्पण का यूज का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़क के परावर्तिक लैंप में क्या उपयोग होता है बाबू, तो उत्तल दर्पण। क्या होता है बाबू, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है बाबू, चलिए, समतल दर्पण जो साधारण है, यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वस्तु के समान दूरी पे। आई बात समझ में? जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? ये आपके घरों में होगी, देखे होंगे। अवतल दर्पण क्या है बाबू, ये अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है बाबू मेडिसिन में, जो ये क्या करते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, गला के डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सैलून में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, सोलर कुकर जो होता है बाबू, जो सोलर कुकर खाना बनाया जाता है, उस सोलर कुकर में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। किसका बाबू, अवतल दर्पण का। आई बात समझ में? चलिए, अब ग्रेनोकाइट क्या है, ग्रेनोकाइट एक अयस्क है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले ओर जान लीजिए क्या होता है। ओर उसको कहते हैं जिसमें जो धातु होता है कुछ इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको किसी विधि के द्वारा उसे अलग किया जाता है। आए बात में? यानी उसमें धातु जो मिलने वाला है, धातु उसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें इम्प्योरिटीज कम होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओर कहते हैं। ठीक बाबू, तो ग्रेनोकाइट जो है बाबू एक और है कैडमियम का। कैडमियम का जो बाबू सिंबल है, प्रतीक है, उसका क्या कहते हैं बाबू, सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यानी ग्रेनोकाइट एक अयस्क है, किसका, कैडमियम का। कैडमियम का सिंबल बाबू सीडी। ठीक है बाबू, तो ग्रेनोकाइट का फॉर्मूला भी कुछ होगा, तो इसका नाम है सीडीएस। क्या नाम है बाबू, सीडीएस। अब देखिएगा, ग्रेनोकाइट का फॉर्मूला हो गया सीडीएस। ये जो है H4 सल्फर, यानी कैडमियम में क्या अटैच हो गया बाबू, सल्फर, जिसके कारण ये इंप्योरिटीज हो गया और इसको हम लोग अयस्क कर दिए। तो अगर इसको हम लोग अलग करेंगे, यानी कैडियम सल्फाइड से कैडियम को लाएंगे, तो कौन सा विधि कहलाएगा, तो देखो बाबू, यहाँ सल्फर लगा हुआ, क्या लगा बाबू, तो इस विधि को कहेंगे हम लोग रोस्टिंग। क्या कहेंगे बाबू, H4 सल्फर, H4 सल्फर, सल्फर को रिमूव करने वाले को क्या कहेंगे बाबू, रोस्टिंग कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, इसी तरह से एक होता है जिंक का भी और होता है, जिसको हम लोग कालामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कालामाइन, जिंक कार्बोनेट। अब देखो, ये भी इंप्योरिटी हम यहां से लाएंगे, क्या लाएंगे बाबू, जिंक लाएंगे। क्या लाएंगे बाबू, जिंक लाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं बाबू, ये हम इसलिए बताने की कोशिश किए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करो। जिसमें ये CO3 होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। क्या कहते हैं बाबू, कार्बोनेट वाले इंप्योरिटीज को हटाने वाले को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। ठीक बाबू, सल्फर वाले को हटाने वाले को विधि को कहते हैं हम लोग रोस्टिंग। क्या कहते हैं बाबू, रोस्टिंग कहते हैं। चलिए, अब बेरियम, बेरियम का भी अयस्क होगा। बेरियम का अयस्क का नाम है बेराइट। क्या नाम है बाबू, बेराइट। क्या नाम है, फॉर्मूला बाबू, इसका फॉर्मूला होता है BaSO4, बैरियम सल्फेट। यानी बैरियम क्या बाबू, बैरियम मेटल है। बैरियम क्या बाबू, जिसका सिंबल होता है Ba। मेटल कहने का मतलब धातु। बैरियम क्या बाबू, एक धातु है जिसका सिंबल होता है, संकेत होता है Ba। इसका जो अयस्क है, अयस्क का नाम क्या बाबू, बैराइट है। बैराइट का फॉर्मूला बाबू BaSO4। क्या है, BaSO4। आई बात समझ में? चलिए, जस्ता जिंक, इसका भी अयस्क होगा, तो एक अयस्क यहां लिख दिया हूं। एक अयस्क जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम बोलते हैं ZnS, जिसको कहते हैं हम लोग जिंक ब्लेंड। क्या कहते हैं बाबू, जिंक ब्लेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड। आई बात समझ में? चलिए, तो दो चीज हो गई। अब क्रोमियम, क्रोमियम भी धातु है। कैसा धातु बाबू, ये हेवी धातु है। क्या बाबू, हेवी धातु है, याद रहेगा, हेवी धातु, जिसका सिंबल है Cr। क्या बाबू, अब इसका परमाणु संख्या होता है 24। ये याद रखिएगा थोड़ा, क्योंकि ये पहला केमिस्ट्री के दुनिया में पहला अगर एक्सेप्शन स्टार्ट हुआ है पीरियोडिक टेबल में, तो क्रोमियम से ही शुरू हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ बाबू, क्रोमियम से शुरू हुआ। आई बात समझ में? क्रोमियम की परमाणु संख्या बाबू 24। आई बात समझ में? चलिए, जिंक का परमाणु संख्या बाबू 29, जिंक का 30 होता। क्या होता बाबू, 30 होता। कोई दिक्कत? चलिए, जो कम है 30 के ऊपर वाला पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं बाबू, किसकी बात करेंगे, चारों ऑप्शन आपका क्लियर कर दिए।
ठीक है, आगे है ऑप्शन आपका बोरॉन। क्या बाबू? बोरॉन। तो बोरॉन क्या है? तो बोरॉन एक जो है उपधातु है। बोरॉन क्या बाबू? एक उपधातु है। उपधातु कहते हैं किसको? उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाए। आए बात समझ में? चलिए ठीक है। दूसरी बात कि उपधातु कितने हैं बाबू? तो उपधातु टोटल है 7। कितने बाबू? टोटल 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक बाबू, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम, पोलियम। कितने हो गए बाबू? 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम और पोलियम। ये पोलियम जो है ना बाबू, पहला मानव निर्मित तत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मानव निर्मित तत्व कौन है, तो पोलियम है। आई बात समझ बाबू? टोटल कितने उपधातु? तो टोटल 7 उपधातु। इसे याद कैसे रहेंगे? तो याद कैसे करेंगे? तो याद एक कोड बना लेते हैं। कोड बनाते हैं। देखिए, मैंने कोड बना दिया है आपके लिए। क्या बनाया बाबू? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम और पोलियम। बैगन, बेगम, सुनो जरा, आलू, सेब, तेल, प्याज, ये तेल कह लीजिए, पोलियम, प्याज, सब एक साथ महंगा। सब एक साथ महंगा। ठीक है बाबू? चलिए याद कैसे? एक साथ यानी इसको, ये सिर्फ वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमने लिखा है। 7 का मतलब 7। 7 का मतलब 7 क्या है? मतलब बेगम सुनो जरा, बोरॉन सुनो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आलू, आलू, सलजम, तेल, प्याज, सब एक साथ महंगा हुआ। सब एक साथ क्या हुआ बाबू? महंगा हुआ। तो टोटल उपधातु कितने बाबू? 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम और पोलियम। पहला मानव निर्मित तत्व कौन? पोलियम है। क्या बाबू? पोलियम है। चलिए, उपधातु समझ गए। अधातु। अधातु किसको कहते हैं बाबू? अधातु उसे कहते हैं जो कुचालक होता है। अधातु समानतः विद्युत का कुचालक होता है और ये गैस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बाबू? गैस के फॉर्म में होता है। जनरली अधातु जो होगा गैस के फॉर्म में होगा। इसमें चमक वगैरह नहीं होगी। एक्सेप्शन है। क्या है बाबू? एक्सेप्शन है आयोडीन, जो न अधातु होते हुए भी चमक है। अधातु जो होता है वो हमेशा क्या होता है बाबू? गैस के फॉर्म में होता है। उसका अपवाद एक ब्रोमीन है। क्या बाबू? ब्रोमीन है, जो अधातु होते हुए भी क्या है? ये वाटर के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में बाबू? लिक्विड के फॉर्म में है, जल के फॉर्म में है। कोई दिक्कत? ठीक है बाबू। उसी में एक क्या है बाबू? कार्बन। कार्बन क्या है बाबू? कार्बन जो है एक सॉलिड है। अधातु होते हुए भी क्या है? सॉलिड है। ये याद रखिएगा। आयोडीन भी सॉलिड है, लेकिन ये इसमें चमक होती है। ठीक बाबू। ब्रोमीन अधातु है, ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। आई बात समझ में? चलिए अब बात कर ले समस्थानिक की। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं बाबू? आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप क्या होता है बाबू? जिसका परमाणु संख्या सेम हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। आइसोटोप का रिलेशन हमेशा समान तत्वों में होगा। समान तत्व, जैसे मान लो कार्बन की बात हम किए, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13। अब देखिए, ये ऊपर वाला बताता है मास बाबू, नीचे वाला बताता है परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या दोनों में क्या है? एक समान है। परमाणु भार देखिए तो बाबू अलग अलग है। तो समस्थानिक उसी को कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या एक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। ये समान तत्वों में ही देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? जिसमें भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, बट रासायनिक गुण क्या होंगे? एक समान होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या एक समान है। आई बात समझ बाबू? कोई दिक्कत? चलिए, समस्थानिक क्लियर हो गया। यानी बोरॉन है एक उपधातु। कोई दिक्कत? धातु किसे कहते हैं बाबू? तो धातु वो है जिसमें चमक भी होगी, विद्युत का सुचालक भी होगा,
तो अब हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल धातु जो है 92 है। कितने हैं बाबू? 92 है, 92 धातु है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए 18 अधातु है, 7 तो हम आपको बता ही दिए, कुछ रिसर्च भी हुए, सारा चीज को दिक्कत। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात करें बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें बाबू? ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की तीव्रता, चलिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी यानी तीव्रता कहते हैं किसको है क्या? जैसे मान लो कि मैं इस पे टच किया तो कुछ प्रति एकांक क्षेत्र पे हम टच किया, इसमें आने में कुछ समय लगा होगा, यानी प्रति इकाई समय में प्रति एकांक क्षेत्र पर से जो एनर्जी उत्पन्न होती है साउंड के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। क्या कहते हैं बाबू? ध्वनि की तीव्रता। इसका ध्वनि की तीव्रता का ऐसा यूनिट जो होता है बाबू, लिख लीजिएगा W, ये एरिया का है, ये वाट का है, यानी इसको एक साथ लिखेंगे वाट मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक बाबू? चलिए ध्वनि की तीव्रता जो है बाबू, ये आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति पर, क्योंकि आवृत्ति किसी पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति किसी पर निर्भर नहीं करता है। अब बता कि आवृत्ति कहते किसको है? तो आवृत्ति उसको कहते हैं कि एक समय में तरंग, यानी जो टाइम लगा उस समय के दरमियान तरंग जितनी बार आना और जाना कर दे, उस आने और जाने की हम लोग कहते हैं तरंग, ये आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकेंड में मान लो कि हम 25 बार आना जाना कर लिए, तो हमारा वो आवृत्ति क्या हो जाएगा? 25 बार, यानी एक सेकेंड में हम 25 बार आना जाना कर लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए यानी तीव्रता जो है बाबू, ये क्या कहते हैं? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी। चलिए कोई दिक्कत बाबू? ध्वनि के तारत्व क्या होता है? तो तारत्व कहते हैं बाबू पिच। क्या कहते हैं बाबू? पिच। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पिच। पिच होता है दो तरह के, हाई पिच और लो पिच। चलिए हाई पिच किस में होता है बाबू? बोलिए बोलिए, आपको पता होगा हाई पिच किस में या लो पिच किस में? हाई पिच जो होता है फीमेल में, ठीक बाबू। लो पिच जो होता है मेल में। है बात समझ में? चलिए अब देखिए, पिच जो होता है एक साउंड रखने की जगह होती है। तो हम जो मेल होता है उसमें एक एडम्स एप्पल होता है, उसमें जो एरिया यानी साउंड रखने की जो एरिया होती है वो ज़्यादा होता है। क्या होता है बाबू? जिसके कारण साउंड क्या होता है? जल्दी निकल जाता है। साउंड क्या होता है बाबू? जल्दी निकल जाता है, तो मोटापन आ जाता है। मान लो आप ये करो कि कोई बात को अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए और उस बात को आप धीरे धीरे बोलोगे तो उस बात में क्या रहेगी? मिठास रहेगी। और जो बात अचानक से बोलोगे उसमें क्या आएगा? एक मोटापन आएगा। आई बात समझ में? चलिए तो ये तरलता कहते हैं बाबू, स्रोत के आकार पर नहीं। स्रोत के ये तो ऑब्जर्वर है, जो रिसोर्सर है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा। यानी ध्वनि की तीव्रता जो है निर्भर करती है बाबू तरंग की आवृत्ति पे। किस पे बाबू? तरंग की आवृत्ति पे करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, विद्युत क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत क्षमता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक, देखिए पोटेंशियल लग गया है, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा बाबू? वोल्ट। ये आपको इलेक्ट्रिक लगा करके फंसा दिया है। ठीक है बाबू? चलिए यानी विद्युत क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा बाबू? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। तो वाट किसका ऐसा मात्रक है बाबू? पावर का। किसका मात्रक है बाबू? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या बाबू? वाट है। चलिए कूलॉम, कूलॉम किसका ऐसा मात्रक है बाबू? ये आवेश का। आवेश का ऐसा मात्रक बाबू कूलॉम है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम है। ये फराडे क्या बाबू? ये फराडे जो है एक आप देखते होंगे धारिता, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं बाबू? क्लास अगर साइंस आपका बैकग्राउंड रहा होगा, आप 12th 11th में पढ़े होंगे, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस पढ़ा होगा। कैपेसिटेंस कहते हैं किसको बाबू? ये चार्ज के होल्ड करने की कैपेसिटी। अगर नहीं देखे, नहीं पढ़े, तो आप पंखा देख लीजिए, उसमें एक वाइट ट्यूब जो है ना बाबू, वाइट की तरह जो है, उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस रियल में होता क्या बाबू? चार्ज को, आवेश को होल्ड रखने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है बाबू फराड। क्या होता है बाबू? और 1 फराडे जो होता है हमारे पास, कितना चार्ज कूलॉम के बराबर होता है बाबू? 9,000 यानी 96,500 कूलॉम। कितना कूलॉम बाबू? 96,500 कूलॉम के बराबर होता है 1 फराडे। आई बात समझ बाबू? चलिए तो यहाँ तो यानी वाट किसका ऐसा मात्रक बाबू? शक्ति का। वोल्ट किसका ऐसा मात्रक? पोटेंशियल का। कूलॉम किसका ऐसा मात्रक बाबू? आवेश का। यानी कूलॉम का ऐसा मात्रक क्या बाबू? आवेश। वोल्ट का ऐसा मात्रक
वोल्ट जो है किसका ऐसा मतलब बाबू, पोटेंशियल का, वैभव का, ठीक है। विद्युत क्षमता बोले या वैभव बोले या पोटेंशियल बोले, ठीक है बाबू। चलिए, फैराड किसका ऐसा यूनिट बाबू, कैपेसिटेंस का। 1 फैराड बराबर कितना चार्ज, 96,500 कूलम चार्ज होता है, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है। देखिए, माचिस के निर्माण में फास्फोरस का उपयोग होता है। किसका होता है बाबू, फास्फोरस का। तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फास्फोरस सिर्फ फास्फोरस नहीं है, इसमें लाल, बैगनी सारा पीला कर दिया, तो इसका मतलब फास्फोरस होता है, इसके 5 एलोट्रोप्स होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 5 एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मतलब होता है अपरूप। क्या होता है बाबू, अपरूप किसे कहते हैं बाबू, अपरूप उसको जिसका भौतिक गुण अलग अलग हो, रासायनिक गुण एक समान हो। आई बात समझिए, उसी को हम लोग कहते हैं अपरूप। फास्फोरस का कितना अपरूप बाबू, 5 अपरूप। कौन कौन, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, नीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस। आई बात समझ में। चलिए, लाल फास्फोरस को ही इस्तेमाल किया जाता माचिस के निर्माण में, ठीक है बाबू। लाल फास्फोरस, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, लाल फास्फोरस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहां बात करेंगे हम लोग कि लाल फास्फोरस क्या सिर्फ डायरेक्ट अटैच कर दिया जाता है माचिस के तिल्ली बनाने में, नहीं, उसमें एक जेली लाइक सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है। उस जेली लाइक सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं बाबू, जिलेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जिलेटिन, याद रहेगा। यानी जिलेटिन के साथ फास्फोरस को मिला करके माचिस की तिल्ली बनाया जाता है। आए बात समझ में। फास्फोरस का कौन सा गुण, लाल फास्फोरस। अगर आपसे पूछ जाए कि इसका परमाणु संख्या कितना बाबू, फास्फोरस का होता है 15। कितना होता है बाबू, 15। फास्फोरस क्या है बाबू, एक ये अधातु है। क्या बाबू, ये अधातु है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बैगनी फास्फोरस, ये जो आप क्रैकर वगैरह देखते होंगे, विस्फोट बम, जो उसमें कलरफुल रंग आता है, यानी कलरफुल जो क्रैकर जो बनता है उसमें बैगनी फास्फोरस। आए बात समझ में। लाल फास्फोरस समझ में आ गया आपका, माचिस के बनाने में। चलिए, फॉस्फीन, फॉस्फीन एक पॉइजनियस है। क्या बाबू, ये जहरीला है। फॉस्फीन क्या बाबू, एक पॉइजनियस है, जहरीला है फॉस्फीन, ठीक बाबू, कोई दिक्कत। चलिए, पीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, इसको भी जो है इस्तेमाल किया जाता है एक क्रैकर के ही रूप में, विस्फोटक बम के रूप में, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से अनाज को शराब कौन सी है, अनाज की शराब कौन सी। अब देखिए, सबसे पहले आइए हम लोग, आप पढ़े होंगे, तैयारी कर रहे हैं तो पढ़े ही होंगे, पढ़े होंगे श्वसन क्रिया। श्वसन 2 तरह के होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन उसको कहते हैं बाबू जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है बाबू। अवायवीय श्वसन हुआ है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन वह है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, राइट। वायवीय श्वसन जब होगा, जो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगा, कोशिकीय श्वसन क्रिया, ठीक बाबू। इसमें जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, क्या लेते बाबू, ग्लूकोज, वो टूट करके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा और एनर्जी देगा। एनर्जी किस फॉर्म में बाबू, ऊर्जा किस फॉर्म में बाबू देगा, एटीपी के फॉर्म में देगा। क्या देगा बाबू, एटीपी के फॉर्म में देगा। आए बात समझ में। चलिए, ये हमारा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बाबू, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल की पावर। आए बात समझ में। चलिए, अब यहां बात करेंगे, हमको बताना था अनाज को शराब, तो अवायवीय श्वसन में आपने बात किया होगा अलगी। क्या बात किया था बाबू, अलगी, शैवाल, ठीक है। ईस्ट एक नाम सुने होंगे, शैवाल नहीं, सॉरी, ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग किया जाता फर्मेंटेशन यानी शराब बनाने में। तो शराब कैसे बनता था बाबू, वहां पे अवायवीय श्वसन, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है यानी अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय श्वसन, ठीक बाबू। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये बनाता है बाबू इथेनॉल। क्या बना लेता है बाबू, इथेनॉल। इसी इथेनॉल को कहते हैं हम लोग अल्कोहल। क्या कहते हैं बाबू, अल्कोहल। इसमें जो एनर्जी देता है 2 ATP देता है। तो देखो, यहां से 2 शिक्षा हमको मिली। क्या मिली कि जब अनाज से, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट अनाज में जनरली मिलता है, ठीक है बाबू। चलिए, ये ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये काम होता है किस में बाबू, ईस्ट में। किस में होता है ये, ईस्ट में होता है। आए बात समझ में। खमीर में क्या होता है बाबू, ग्लूकोज
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बना लेता बाबू, इथेनॉल बनाता। क्या बनाता बाबू, इथेनॉल बनाता। और कितना एटीपी, 2 एटीपी। अवायवीय शोषण जब होगा तो उसमें जो अंतिम प्रोडक्ट होगा, अंतिम उत्पाद मिलेगा हमारा, इथेनॉल मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं अनाज, यानी अनाज को शराब अनाज कहते हैं। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या हो गया बाबू इसका, C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला बाबू C2H5OH हुआ। कितना एनर्जी बाबू, एटीपी। एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं बाबू, करेंसी ऑफ, यानी ऊर्जा का करेंसी किसको कहते हैं बाबू, एटीपी को कहते हैं। कितना एटीपी मिलता है बाबू, 2 एटीपी मिलता है। वायवीय में कितना एटीपी बाबू, 38 एटीपी। ये याद रखिएगा, कितना एटीपी बाबू, 38 एटीपी बनता है। आई बात समझ में। लेकिन हमारे मसल्स में भी अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए, कम हो जाए, तो इसमें भी बन जाता है, क्या बनता है बाबू, लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है बाबू, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। जिसके कारण क्या हो जाता है बाबू, मसल मांसपेशियां दर्द देने लगती है। मांसपेशियां क्या होती है बाबू, दर्द देने लगती है। किस वजह से, यानी अवायवीय शोषण में 2 चीजों में होगा, एक ईस्ट में होगा, एक मसल्स में होगा, मांसपेशिया में होगा। ईस्ट मतलब खमीर, ठीक बाबू। खमीर में जब होगा तो अल्कोहल देगा, मांसपेशिया में जब होगा तो एसिटिक एसिड देगा। एसिटिक एसिड होने की वजह से क्या होगा बाबू, मांसपेशियां दर्द देने लगेगा, टाइटन होने लगेगा। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए बाबू, परिशोधित स्पीड क्या है। परिशोधित स्पीड उसको कहते हैं बाबू जिसमें C2H5OH और वाटर हो। कितना, तो इथाइल अल्कोहल 95% हो और वाटर कितना हो बाबू, 5% होता। वैसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं परिशोधित स्पीड। क्या कहते हैं बाबू, परिशोधित स्पीड किसको कहेंगे बाबू, जिसमें इथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल हो कितना प्रतिशत बाबू, 95%। पानी कितना हो बाबू, 5%। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परिशोधित स्पीड। ठीक है बाबू। दूसरा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बाबू CH3OH। इसको कहते हैं वुड स्प्रिट। क्या कहते हैं बाबू, लकड़ी का स्प्रिट। ठीक है, कोई दिक्कत, लकड़ी का स्प्रिट कहते हैं। अब यहां आ जाएगा बेंजीन अल्कोहल। क्या बाबू, बेंजीन अल्कोहल, यानी बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ बाबू, अल्कोहल। इसको कहते हैं बेंजीन। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसके साथ जुड़ा हुआ अल्कोहल। जब बेंजीन रिंग से अल्कोहल जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं बाबू, और फिनॉल आपने सुना होगा कि फिनॉल को कहाँ छिड़काव करते हैं, जब नाला में कीड़ा वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे फिनॉल इस्तेमाल करते हैं। आए बात समझ में, इसको पी नहीं लेना कोई। ठीक है, चलिए इथाइल अल्कोहल जानिए क्या होता है। इथाइल अल्कोहल तो जान लिए, यानी निम्नलिखित में से अनाज को शराब बनाने कौन बनता है बाबू, इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बाबू। अब यहाँ पे देखोगे जब पेट्रोल डलाने जाते हैं तो वहां लिखा रहता है सुपर पेट्रोल। क्या लिखा रहता है बाबू, या पावर पेट्रोल। क्या लिखता है, पावर पेट्रोल। तो उसमें जो होता है बाबू, पेट्रोल, पावर पेट्रोल में जो रहता है पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल रहता है C2H5। इसी को हम, इस मिश्रण को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ पेट्रोल। क्या कहते हैं बाबू, पावर ऑफ, यानी पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिला दिया जाएगा तो पेट्रोल हो गया पावर ऑफ पेट्रोल। पावर यानी पेट्रोल का पावर कहलाएगा। आई बात समझ बाबू। चलिए तो थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है। ये चलिए, विद्युत हीटर में उपयोग होता है। विद्युत हीटर में क्या उपयोग होता है बाबू, नाइक्रोम होता है। क्या होता है बाबू, नाइक्रोम। क्यों नाइक्रोम, क्योंकि इसका रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध क्षमता जो है बाबू ज्यादा है। क्या बाबू, ज्यादा है। दूसरी बात गलनांक ज्यादा है। क्या बाबू, गलनांक क्या है बाबू, ज्यादा है। यानी नाइक्रोम को क्यों यूज किया गया विद्युत हीटर में, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात गलनांक इसका क्या है, ज्यादा है। ये बना किसका किसका रहता बाबू, तो ये बना रहता है क्रोमियम। ठीक है बाबू, जिंक, निकेल। आई बात समझ में, इसका बना रहता है। ठीक है ना। चलिए, क्रोमियम, जिंक, निकेल और आयरन भी रहता है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीन का एलिमेंट। तीन, इसमें कोई मिश्रण है नहीं कि बताया जाए। लोहे, लोहे का एलिमेंट, तो अगर लोहे का एलिमेंट, तो लोहे तो एक खनिज है, तो इसका इस्तेमाल हम बताया आपको कि हेमोग्लोबिन में होता है। अयस्क होता तो हम बता देते। चलिए आगे बात कर ले। चूहे को मारने के लिए चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चूहे के विष में जो है बाबू इसका यूज किया जाता है बाबू जिंक फॉस्फाइड का। किसका यूज किया जाता है बाबू, जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड है, हाँ ये है। तो जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला बाबू Zn3 होता है, P2 होता, P
ठीक बाबू, सॉरी, जिंक फॉस्फाइड Zn3P2, इसको हम लोग जिंक फॉस्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिंक फॉस्फाइड, यानी चूहे का जो भी, लेकिन WHO ने अब जो है आदेश दे दिया है कि अब इससे नहीं बनेगा। किससे बनेगा बाबू? पोटेशियम साइनाइड से बनेगा। किससे बनेगा बाबू? पोटेशियम साइनाइड से बनेगा। जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला जान लीजिए, ZnSO4। इसका रंग होता है बाबू ब्लू। क्या होता है बाबू? ब्लू होता है। कैल्शियम सल्फेट, इसका भी जान लीजिए, CaSO4। क्या होता है बाबू? CaSO4। जिंक सल्फाइड, जिसको गैलेना जिंक ब्लेंड कहते हैं, ZnS फॉर्मूला। जिंक सल्फेट ZnSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक फॉस्फाइड Zn3 आ गया। दूसरी बात अगर पूछा जाए आपसे, Zn एक होता है बाबू ZnO। क्या हो जाता है बाबू? ZnO, इसको कहा जाता है क्रीमी लेयर। क्या कहता है बाबू? क्रीमी। ठीक है, चलिए आए बात समझ में। अब जो आप देखते होंगे कि जो लकड़ी में जो दीमक उमक लग जाता है, उसमें भी आप उस दीमक से बचाव के लिए मेडिसिन जो दवा इस्तेमाल करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो जिंक क्लोराइड होता है, ZnCl2। क्या होता है बाबू? ZnCl2, जो लकड़ी में दीमक से बचाने के लिए काम करते हैं। आई बात समझ में। चलिए, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो है एक वायरल डिजीज है। क्या बाबू? ये वायरस होता है। ये ऑप्शन एक साथ लिखा गया, D नंबर हो गया, यानी विषाणु से होता है। पोलियो क्या होता है बाबू? विषाणु से होता है। आई बात समझ में। जीवाणु से होने वाला बीमारी कौन कौन है बाबू? टाइफाइड। ठीक है बाबू, आई बात समझ में। फंगी से होने वाला राउंड जो है खुजली वगैरह जो होता है, रिंग वार्म जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रिंग वार्म। ठीक है, आई बात समझ में। शैवाल एक क्या है बाबू? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलिए, निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? ये तो कहाँ ज्योग्राफी घुस गया। शनि शुक्र को कहते हैं, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? तो सरगासम को कहा जाता है। किसको किया जाता है बाबू? सरगासम को किया जाता है। आंसर ले लीजिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ही क्वेश्चन में बताने को तो बहुत कुछ है। ये फर्स्ट क्लास है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के अगर कोई कमी रहा है, जो कंटेंट हम नहीं दिए, वो भी सजेस्ट कीजिएगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन को हम तो देख लेते हैं। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है, उस तरह फेफड़े का संबंध है बाबू। तो फेफड़े का संबंध ऑक्सीजन से है। किससे बाबू? ऑक्सीजन से है, क्योंकि फेफड़े का ही कारण जो है ऑक्सीजन को क्या करते, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करते हैं। आई बात समझ बाबू। चलिए, अगर पूछा जाए कि हम मानव हृदय कितने चेंबर का बाबू? 4 चेंबर का। कितने चेंबर का बाबू? 4 चेंबर का। आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने वादा किया था आपसे कि जनरल साइंस आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, ये SSC का ही रहा। BPSC टीचर, तो BPSC टीचर जो BPSC जो पूछा है साइंस का क्वेश्चन, तो लगभग लेवल का क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे में, चूंकि आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में यानी संडे को हम डिस्कस करेंगे उसको, और एक एक चीज़ बताएंगे तोड़ करके। तो अगर अच्छा लगा होगा साइंस का क्लास, जनरल साइंस, तो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, जय हिंद।